खाऊंगा फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। टेक्सटाइल के ऊपर फैसलाबाद के कारोबारी बरादरी के साथ एक प्रोग्राम किया, उसके बाद एक दूसरा पार्ट उसका है, उसी के अंदर उसे कंटिन्यूटी कायम रखेंगे। मियां तनवीर साहब मौजूद, मैं इनसे आगाज़ करूँ, साबिक SVP हैं फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मियां साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि यहाँ डिबेट बाकी चल रही है, लेकिन एक अहम मसला जो शायद इन सब की नज़रों से ओझल हो सकता है, जो कि अद्वियात का इस वक्त है, जो कि आपकी फील्ड है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सीसिया की अद्वियात शॉर्ट हैं, एंटी-TB शॉर्ट हो गई हैं, एंटी डिप्रेशन शॉर्ट हो गई हैं। ये शायद अभी जिस डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी अद्वियात पहले से शॉर्ट हो चुकी हैं। तो मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी तो इधर ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, इधर से अद्वियात पहले शॉर्ट हो रही हैं, तो क्या स्नैरियो चलेगा क्या फिर अद्वियात और ये जो मेडिसिन की फील्ड के अंदर इस वक्त बहरान आया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आज हम सारे दोस्त यहाँ पे जो हमारे मुल्क का जो सबसे संगीन मसला है इकॉनमी का, उसके ऊपर डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो बात वही है कि इकॉनमी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा तल्लक जिस शोबे से है, जिस ट्रेड से है, वो इकॉनमी से भी आगे बढ़कर है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो लाइफ सेविंग है। इकॉनमी का अपनी जगह पे बेहतर होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं उनकी प्रायोरिटी का नंबर जो है मेरा ख्याल इकॉनमी से भी ऊपर आता है। इकॉनमी तो हमारी अल्लाह करे ठीक होगी, हम सबको इसके लिए मिलजुल कर कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन इसका जो बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो हमारी फार्मास्यूटिकल ट्रेड के ऊपर भी आ रहा है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 75 ईयर्स के बाद भी हमारे मुल्क में हमारी फार्मास्यूटिकल का, हमारी मेडिसिन का कोई एक भी रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और इसकी तरफ आज तक ना गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो दी, ना हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो सरमायाकार हैं, उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो दी। हमारी जो इंडस्ट्री है 100% वो डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर कि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें तो अपनी मेडिसिन बनाएं। अगर हमारा रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होना कम हो जाए या महंगा हो जाए या बंद हो जाए तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इससे बहुत बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट होती है, जैसा कि आजकल के दिनों में हो रहा है। आपको भी अंदाज़ा है कि मार्केट में जिस तरह से आजकल रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से, क्योंकि डॉलर जो है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और सेकेंडली इंपोर्ट के ऊपर जिस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं उनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के हसूल में जो जितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो दवाइयाँ जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही। और सेकेंडली अगर मैन्युफैक्चर होंगी भी तो मैन्युफैक्चरर्स का उसके ऊपर ये डिमांड है कि हमारे जो, चूँकि हमारा जो तल्लक है कंट्रोल ट्रेड से है, हम अपनी प्राइसेस खुद ब खुद नहीं बढ़ा सकते। उसकी वजह से ही हमारे मुल्क में इस वक्त ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैन्युफैक्चर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल मंगवाता है तो उसके लिए उतने जो रेट के ऊपर रॉ मटेरियल मंगवा कर अपनी जो प्रोडक्ट है बनाकर जो बेचनी है वो उसके लिए फिजिबल नहीं रही। और वो गवर्नमेंट से 40-50% का और बाद केसेस में तो 100% की जो इंक्रीज़ है वो मांग रहा है। और गवर्नमेंट की हम इस फेवर में नहीं है कि प्राइस जो है हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ाई जाए। हम तो यही गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को इस शोबे को देखते हुए इसको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको आवाम को जो मेडिसिन की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इस शोबे को किसी न किसी तरह से सब्सिडाइज करके जो हमारी मेडिसिन ट्रेड की जो प्रोडक्शन है इसको स्मूथ रखना चाहिए, ताकि जो हमारे अवाम हैं, इकॉनमी तो अपनी जगह पे ठीक होना बहुत ज़रूरी है और हमारा ज़्यादा फोकस भी इस वक्त इकॉनमी को ठीक करने पे है, लेकिन हमारा ये शोबा बुरी तरह इसमें नेगलेक्ट हो रहा है और इसकी तरफ जो गवर्नमेंट है वो कोई ध्यान नहीं दे रही। मकसद भी यही था मियां साहब कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर जब बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमें एक्सपोर्ट पे पहुंच चुके थे, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट के काबिल हुए तो एकदम से डिप ऐसी आई है कि हम अपने मुल्क के लिए भी खुद मुख्तार नहीं रहे और मेडिसिन शॉर्ट हो चुकी है, जिसमें एंटी-TB, एंटी डिप्रेशन, क्योंकि फवाद चौधरी साहब बात करते थे कि फेडमिक के अंदर हम वो दिल में लगाने वाले वॉल्स और मुख्तलिफ स्टंट्स जो हैं वो खुद बनाएंगे, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स खुद बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या जाना है, हम अपनी खुद मुख्तारी में खोते जा रहे हैं। जी बिल्कुल वही बात है कि वो जो एक्सपोर्ट है, मैं तो समझता हूँ कि हमारी ट्रेड के हवाले से दैट इज़ ए सेकेंडरी इशू।
हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि हमारे मुल्क के जो 22-23 करोड़ आवाम हैं और जिनको इस हमारी जो इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब होने से मेडिसिन की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा पड़ती है, उनको एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ती हैं, उनको दूसरी चीज़ें, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे मुल्क में बीमारी भी दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है और हमारी जो आबादी है वो भी हम चौथे 5वें नंबर पे हैं दुनिया में, तो उस हिसाब से हमें जितनी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, इंडिया इस वक्त मेरा ख्याल है कि 40-50% जो रॉ मटेरियल है हमारे मुल्क की इंडस्ट्री भी इंडिया से मंगवाने पे मजबूर है। हमारा जितना फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है इंडिया से या चाइना से आता है, क्योंकि यूरोपियन ब्रांड जो वो बहुत महंगे हैं और वो मंगवाना हमारी इंडस्ट्री के लिए। देखिए तनवीर साहब, ये सिर्फ मेडिसिन नहीं, अगर आप ओवरऑल इकॉनमी को देखें ना, जैसे ऑटोमोबाइल है, ये एक डिलीशन पॉलिसी के साथ लाइसेंस दिए जाते हैं। इंडिया में अगर इंडिया की बात की है तो आज मेड इन इंडिया 100% जो व्हीकल है मेड इन इंडिया है, नट बोल्ट्स ईच एंड एवरीथिंग। हम अनफॉर्चुनेटली मेड इन पाकिस्तान कहते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो मेड इन पाकिस्तान नहीं, ठीक। फिर वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी रहती। इसी तरह जब ड्रैप लाइसेंस देता है किसी भी मेडिसिन को या सॉल्ट्स को, देखे ना बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, कौन सी बड़ी कंपनी है नहीं है जो अपना काम नहीं कर रही, आप नाम लें, इंटरनेशनल ब्रांड सारे के सारे हैं। लेकिन जब लाइसेंस देता है एक पॉलिसी होती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आना है, वो सॉल्ट्स भी लोकल होंगे, वो मेडिसिन भी लोकल होगी। आज मेडिसिन की प्राइस का अगर आप डिफरेंस देख लें अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, 6 टाइम 7 टाइम जो है एक्सपेंसिव है। अब तो ये आलम है कि लोग को इंडिया से आ रहा हो तो कहता है यार मेरी दवाइयां वहां से ले आना। तो कम से कम ये ड्रैप को और इस तरह की और जितने भी आपकी इकोनॉमी को जो चीजें आज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी जो फूड आइटम्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गवर्नमेंट जो रेगुलेटर है वो किसी वजह से वहां पे मैं ये कहूँगा कि वो शिकार हो जाता है किसी ऐसी चीज़ का कि भी 40% डिलीशन थी इस सन तक वो नहीं हो पाती, समझ नहीं आती वो क्यों नहीं होती, क्या चलता है वहाँ, क्या आपस में गेमें होती हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ है, मेरे दोस्त यहाँ बैठे होंगे, फाइबर पे प्रोटेक्शन ड्यूटी लगा दी गई कि जी यहाँ पे मैन मेड फाइबर लोकली हम री इन्वेस्ट करेंगे, हमें मौका दिया जाए और हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ लोकली लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ लोकल फाइबर बनाएंगे। आज तक बताएं कितने % लोकल बना है, लेकिन प्रोटेक्शन ड्यूटीज एंजॉय करते रहे सब लोग ताकि पाकिस्तान में हम इसको बेहतर इसकी प्रोडक्शन में लेके जाएं। वो इन्वेस्टमेंट कहीं और चली जाती है, वो बात कहीं और निकल जाती है और वो फिर रफा दफा हो जाती है, ब्रीफ केसेस आ जाते हैं, इस तरह के कई मिसाइल मैं आपको पॉइंट लेते सेम इशू है जो असलम भली साहब ने कहा कि हम ज़राअत में खुद मुख्तार हो सकते हैं, दालें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे इस पॉइंट के अंदर मकसद ये है कि मुल्क के अंदर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के मुतहम्मिल हो सकते हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम जहाँ एक्सपोर्ट, मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ पोल्ट्री के साहब डॉक्टर सज्जाद नहीं मौजूद, लेकिन उनसे भी अगर हम बात करेंगे वो ये कहेंगे कि अंडे एक्सपोर्ट होना शुरू हुए, साथ ही मुल्क में महंगे हो गए। हमारे डिमांड सप्लाई ऐसी डिस्टर्ब होती है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी ना होने वाली, जैसे कपास के अंदर हमने अपना बेड़ागर किया है कि मुल्क के अंदर ज़रूरत पूरी ना हुई, जो कि एक्सपोर्टर से सबसे बड़ा मुतालबा है कि पहले यौन एक्सपोर्ट बैन करें, रुई की एक्सपोर्ट बैन करें, जो अगर आज भी देखें वो पिछले साल से ज़्यादा जारी होती है। तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं गुस्सा आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन अगर मुख्तर कुछ कहना चाहते कह लें, क्योंकि मैं मेरी गुजारिश ये है कि मियां तनवीर साहब से कि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक जो हम आपका जो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी काफ़ी कम है, इसके बावजूद आपकी जो मेडिसिन की प्राइसिंग क्यों बढ़ रही है? बात ड्यूटी कम होने की नहीं है, असल तो जितना 100% जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट हो रहा है। और सेकेंडली पहले ये एग्जेम्प्टेड ट्रेड थी, आज तक इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, लेकिन अब 6 महीने पहले उन्होंने रॉ मटेरियल के ऊपर 17% सेल टैक्स लगा दिया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको टेक्निकली प्ले किया है। वो जो था दैट टैक्स वाज रिफंडेबल 100%, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट उसके रिफंड्स नहीं दे रही थी, अब गवर्नमेंट ने वो 17% रॉ मटेरियल से विड्रॉ करके तो उन्होंने 1% ऑन ऑल टर्नओवर, जितना उनका टर्नओवर होगा, क्योंकि जितने का रॉ मटेरियल होता है फिनिश गुड उससे तकरीबन उसकी जो प्राइस है वो 20 गुना ज़्यादा होती है। और जब वो 20 गुना टोटल प्राइस के ऊपर जब वो फिनिश गुड्स के ऊपर 1% टैक्स लगा है एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल, उसकी आप इनपुट भी नहीं ले सकते।
तो इसका मतलब टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% एडअप होने से वो 17% बढ़ गया। वो 17% से भी शायद मल्टीप्लाई होकर ऊपर ही हो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जाएगा। हमारा तो ये कंसर्न ये नहीं है, वो टैक्सेस तो एक अपनी जगह पे है। पहले आज तक ये इंडस्ट्री टैक्स एग्जेम्प्टेड चली आ रही थी, इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, लेकिन अब इसको सेल टैक्स रिजीम में डाल दिया गया है और अब इसके ऊपर सेल टैक्स लग गया है। हम तो ये कहते हैं कि सेल टैक्स तो चले, एक और इशू है कि हमारे मुल्क में आज तक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारे मुल्क में एक भी जो रॉ मटेरियल है इसका, इस इंडस्ट्री का, वो नहीं बन रहा। तो चंद साल पहले अस्करी फार्मास्यूटिकल वालों ने यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाना शुरू किया था, लेकिन वो भी फैक्ट्री चंद साल चली। अब जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो उसकी आड़ में ओवर इन्वाइसिंग करके हमारे मुल्क का जो कीमती ज़र मुबादला है, रॉ मटेरियल महंगा मंगवाती हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस कम होती है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हमारा वो रॉ मटेरियल भी यहाँ, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। आपका पॉइंट मिल गया। मैं कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ आऊँगा। ये दो सेक्टर हैं, दो लोग बैठे हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में किसी मुल्क के अगर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, अबूमा वाले थे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सबसे ज़्यादा, उनके अंदर ये सेक्टर कॉमन है कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। बूटे शाह साहब मौजूद हैं। अच्छा, आपका एक और मसला है कि लूमें चल रही हैं लेकिन 16% की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। एक गवर्नमेंट आई, हमजा शहबाज ने एक गज़ट जारी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाली गवर्नमेंट ने सारे उनके ऑर्डर जो है मनसूख कर दिए। अब फैक्ट्री ओनर्स का एक एहतजाज भी जंग रोड पे चल रहा है। मालिक चलाते हैं तो फैक्ट्री तोड़ी जाती है, अगर चला लेते हैं फैक्ट्री तो उनके मुकर्रर रेट पे नहीं देते तो भी फैक्ट्री बंद है। क्या समझने आवाम के लिए भी अजाब बने हैं? मजदूर, बेशक मजदूर अपना हक लें, लेकिन बहुत सारे खतूत लिखे गए। आप क्या समझते हैं इस वक्त लूम ऑनर्स और लूम से वाबस्ता लोग कितने मुतासर हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बात करने की बात की। तो सबसे पहले मैं इस वक्त, क्योंकि मेरा तल्लक टेक्सटाइल से है और मेरी लूमें हैं, तो लूम सेक्टर में इस वक्त बहुत मसाइल हैं। एक तो लेबर का मसला वाकई ही है, उनका भी कुछ नहीं बनता, वो भी गरीब लोग हैं, उन्होंने मजदूरी करनी है और महंगाई का आपको पता है वो क्या करेंगे। दूसरा ये 16% है, ये लूम वाले से देना भी बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि हमारे जो बिजली के बिल है ना, इस दफ़ा आए वो हमारी पहुंच से ही बाहर है। ये 42 रुपये यूनिट भी आया है, 52 रुपये यूनिट भी आया है। ये दोस्तों ने बताया ना कि 52 रुपये भी आया है। तो इतना बिल पहले से जो पिछले महीने का बिल था ना, उससे अब डबल हो गए हैं। तो मैंने वो एक छोटा सा हिसाब निकाला था, वो हमारा पर पिक नफ़ा खर्चा चलता है, तो उसमें ये 30 पैसे पर पिक ये बिजली का ही बिल है। टोटल हमें 40-45 पैसे या 50 पैसे मिलते हैं, तो बाकी खर्चे हमने कहाँ से करने हैं। दूसरा ये बिल है, इन्होंने स्टारेज का बगैर किसी को बताए 4000 रुपया फी बोरी इजाफा कर दिया है, वो भी साइजिंग वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले जो बिजली का जो मामला है ना, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हुकाम बाला इसको हमें रिलीफ दें। हम इतना बिजली का बिल नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर ये बिल ये काम नहीं करेंगे तो हमारा वाकई सेक्टर, एक तो लेबर बंद करेगी, दूसरा हम खुद भी बंद कर देंगे। बिलाल भाई, इस पे एक चीज मैं सवाल करूंगा इनसे, ये पावर लूम्स के इतने मसाइल हैं, आज दिन तक इन्होंने इनोवेशन कौन सी लेकर आए अपने सेक्टर में? नहीं, बिजली अगर महंगी है तो पुरानी मशीनें 70-70 साल से ये मशीनें चला रहे हैं। हमारी तो हर साल टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हर साल बिजली की कंजम्पशन कम करने के लिए आजकल तो दुनिया सोलर पे चली गई है। ये आज भी वही लूमें चला रहे हैं जो बाबा कायद आज़म के दौर से चल रही हैं। तो इन्होंने क्या इनोवेशन लेकर आए? पावर लूम सेक्टर ये कह रहे हैं, उनका जवाब ही आ जाएगा कि हम पावर लूम चला रहे हैं वो भी चल रही हैं, उसमें अब ऑटो भी आई हैं, शटलेस भी हैं, वो जो इम्पोर्ट की हैं, तो उनमें क्या बचता वो भी मुझे बचा नहीं। वो शाह साहब की जो ना इमरान महमूद साहब, मैं इसको कैसे साहब इमरान महमूद साहब से जवाब दे रहे मुझे बोलने का मौका दे। इमरान साहब की सुन लें जी पहले। बात काफी ये है सब्र कि, किया इन्होंने। शाह साहब की बात ठीक है कि जो आपने बात की इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली का मामला, वो खाली लूम्स वालों के साथ नहीं हुआ। लास्ट मंथ जुलाई के सबको बिल फ्लैट आए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ के लिए 9 सेंट कर दिया। मैं आगे भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, सब लूम्स वालों को करता हूँ जो मेरे पास आते हैं,
जैसे हम भी काम कन्वर्जन का करवाते हैं कि आप तो रजिस्टर्ड होंगे कि सब जी, हम लोग तो हैं। इसमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हों, आप वो 9 सेंट का जो प्राइस है उसको इंजॉय करें। वेयर एज वो 50% लोग जो हैं वो उसमें भी एक जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें जुल्म ये हो रहा है कि जैसे आप GST पेड है और आप 17% लगा के जब ग्रे देते हैं 17% लगा के दे दिया, लेकिन उस पर जुल्म ये करते हैं लूम्स वाले कि 50% प्रोडक्शन का जो है उसमें 17% हमें काट के दे देते हैं और बाकी वो 17 जो बाकी 50% प्रोडक्शन होती है उसमें 17% नहीं देते। जो वो इस वजह से नहीं देते, जैसे मैंने आगे शम्मद साहब को बताया, गुच्छा साहब को, कि वो नो इन आउट माल जो है वो सूतर मंडी से जब सूतर लेते हैं तो उसकी ना कोई इनवाइस होती है ना कोई बात होती है। ये भी अगर ये भी चीज़ हो जाए तो उससे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन नो डाउट बिजली इस वक्त हमें महंगी पड़ रही है, उसकी वजह से देखिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट अगर है, लूम मैं आपको वाला बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी पूरी देर। कंप्लीट कर दूं मैं फिर आपसे आपको जवाब बताता देता हूँ, हूँ। लूम वाला जिंदा है, सूतर वाले बैठे हैं, लूम वाले इनको पूछ लो। नहीं जी, सूतर वालों पर फिर बात आ गई लूम वाला अगर जिंदा है, एक मिनट साहब, ये कैसे साहब को जवाब सारे देने पड़ेंगे यार। साहब, लूम वाला अगर जिंदा है तो एक्सपोर्टर जिंदा मैं है। नुक्ते की बात मैं कर रहा उसकी हूँ। एक्सपोर्टर जिंदा है तो लूम वाला जिंदा है। अब कन्वर्जन का ये हाल देखें, मैं अपना रोना रोऊंगा। 47 पैसा आज से 2 महीने हम पे कर रहे थे, एक्सपोर्टर इस टाइम जो कहते हैं तला जा रहा है, आज वही चीज 62 पैसे में कन्वर्जन की हो गई कि नहीं हो गई? उसका नुकसान एक्सपोर्टर के सेंस में हुआ कि हमने 235 का डॉलर बेचा हुआ है, आज हमें पैसे आ रहे हैं 210 या 15 से जैसे बाहर आ रही है। उसमें अगर ये चेन सारी डिस्टर्ब हो गई तो एक्सपोर्ट के साथ मैंने परसों पढ़ रहा था 11%, मैंने आगे इंटरव्यू में परसों दी है कि 11% डिक्लाइन है जुलाई अगस्त की 22% आपकी डिक्लाइन जाएगी। अगर यही हाल हुआ जैसे गवर्नमेंट को, अभी वो मुफ्ता समील साहब हमारे माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमने इस पे नहीं देखना आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाए भले जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमने ये देखना कि इम्पोर्ट का जो हमारा बिल है वो बढ़े ना। बात यह है कि जब एक्सपोर्ट ही आपकी कम हो जाएगी, आपकी कंट्री दो चीज़ों पे चल रही है इस वक्त, एक्सपोर्ट और जो बाहर से लोग भेजते हैं। पिछले साल का मुआवजा कर ले, 32 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है और 30-32 अरब डॉलर की आपके जो लोग रेमिटेंस भेज रहे हैं जो पाकिस्तानी है, तकरीबन 15 से 16 अरब डॉलर का डेफिसिट है। और इस अगर यही पोजीशन रही तो आपका डेफिसिट अगले साल, रिजवान साहब अगर यही गवर्नमेंट रही, हम देख लेंगे ये आपका डेफिसिट 20 अरब डॉलर पे जा रहा है। फारूक साहब कुछ ऐड उसके बाद फारूक साहब जो भी कहना इमरान भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा। मिफ्ता साहब जब ये कहते हैं ना कि 2 चीज़ें आपकी, एक्सपोर्ट हमें बढ़े ना बढ़े, इंपोर्ट पे आप ये देखें कि एक मैं सेक्टर की बात करने लगा जिसको मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक मशीन पे 17, 3, 2 और 5.5 28% आप जो है वो टैक्स लेते हैं। वो मशीनें इस वक्त 30% 70% डिक्लाइन है उन मशीनों का। उस पर जो आपने टैक्स कलेक्शन किया कभी उसको देखें कितना डेफिसिट हुआ आपको। हमेशा मतवाजन चीज़ों को लेके चलेंगे। ट्रेड डेफिसिट हमें कम करना है, वन लाइनर सोल्यूशन भी आप लें सबसे। और मैं ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, वो एक सोल्यूशन जो है ऐसी एक याददाश्त बन जाए जो हम जाके मिफ्ता साहब को दें कि ये हमने आपको मसाइल बताए हैं तो सोल्यूशन भी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले बिलाल जो भली साहब बात कर रहे थे ना, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने बिजनेसमैन के लिए। वन लाइनर सोल्यूशन ये है, सबसे पहले गवर्नमेंट कोई भी आती है, 75 ईयर से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, वो सबसे पहले खुद से करप्शन ख़त्म करें। वो चाइना वाला मॉडल अपनाएं, समंदर में फेंकें जो करप्शन करता है, नीट क्लीन करें, अपने आप को रिलायबल बनाएं, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए गवर्नमेंट, देखें फिर हम टैक्स देते हैं कि नहीं देते। नहीं देते। उस पे मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, जैसे गैस का भी हुआ है। देखिए हमारे डायलेमा देखे कंट्री का कि $9 की गैस पंजाब के लिए कर दी है, दूसरे सूबों में कुछ है। वो कहते हैं रीजन को कॉम्पिटिटिव बने रीजन के साथ, हमें सूबों को भी आपस में नहीं कर रहे। अब वो जब एक कस्टमर है आज प्राइस लेता है तो उसको दूसरे सूबे से कुछ मिल रहा है और इधर से पंजाब से कुछ मिल रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही जा रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं आगे भी तनवीर साहब को बताया कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर अभी भी गवर्नमेंट ने ये इसके होश के नाखून ना ले
तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसानों को मैं आरिफ साहब और रिजवान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। उससे पहले राणा साहब ने बहुत सब्र किया है, इनसे ज़रा इनका पॉइंट ले लें, क्योंकि ये कॉटन इंडस्ट्री वाले वो तो पहले कहते हैं हम पिसे हुए हैं, यहाँ भी हमें पीसा जा रहा है। राणा साहब, आपका मौक़िफ़, आपकी इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री के लिए रज़ाक दाऊद साहब ने वादा किया, फिर वही नहीं रहे, अब वो दूसरे आए, फिर वो नहीं रहे, कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, आप लोगों का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा जो मौजूद बने हैं वो सियासी पार्टियाँ हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है। एक ये पार्टियाँ जो पाकिस्तान की बका के लिए काम नहीं कर रही, ये तो अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। जो भी आता है वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इस मुल्क का, अब एक पार्टी चली गई है तो वो लोगों को कहती है सिविल नाफरमानी करें, बिल ना जमा कराएं, टीटी के ज़रिए पैसे ना भेजें, उंडी के ज़रिए भेजें। तो ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। हमारी वो वाहद एसोसिएशन है जो पिछले 5 साल से शब्बर ज़ैदी से लेके आज तक ये कहती रही है कि हम इसे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे बने कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मैं बली साहब की इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको हमने माल देना, वो कोई छोटा दुकानदार नहीं है, वो मेन होलसेलर है। अगर उनको फिक्स टैक्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए और हमारे भी मसाइल हल होने चाहिए। अब ये देखें, 8 अरब सालाना सिर्फ हम धागे की मद में सेल टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हम सेल टैक्स के रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी कहते हैं जी आप सेल टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब पार्ट्स इसके अलावा है, हमारा 100% जितना भी रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट का है। पिछले दिनों से डॉलर जो वो 30 रुपये नीचे आ चुका है। हमारी जो धागे की एक छोटी सी कोन 3000 यार्ड की है वो 1 रुपया भी कम नहीं हुई। उनसे बात की, सिर्फ 5 ऐसे इंपोर्टर हैं बड़े जो धागा बाहर से विस्कोस यान मंगवा रहे हैं, उनकी मोनोपोली चलती है, जिसकी वजह से उनका दिल करता है तो रेट बढ़ा देते हैं, दिल करता है तो नहीं कम करते। ये हम किससे गुजारिश करें कि हमारा जो है अगर डायरेक्ट डॉलर के साथ तल्लक है, 5 रुपये डॉलर बढ़ा था, इन्होंने 10 रुपये हमारी कोन बढ़ा दी, अब 30 रुपये डॉलर नीचे आ चुका है। लेकिन अभी तक कोई बंदा भी, वो कहते हैं हमने 250 रुपये डॉलर पे जो है ना वो अपने कंटेनर क्लियर करवाए हैं। तो अब मेरा ख्याल 15 दिन हो गया, इस बात पे थोड़ा सा उनको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, बिजली की मद में है 52 रुपये यूनिट इस दफ़ा हमें आया है, 9 रुपये 90 पैसे की शनीद आ गई है जी कि अगले महीने जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़, ये 60 रुपये अगर हमारा यूनिट हो जाता है तो हमने काम कैसे करना। इस टाइम 70 से 80% हमारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू, दूसरी तरफ ये देखें कि हमारा वो जो 8 अरब सालाना का रेवेन्यू है वो भी गवर्नमेंट को जाहिर है नहीं जा रहा। इन्होंने एक सैफ के नाम से प्रोग्राम शुरू किया था, यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक आया, उन्होंने बड़ी इस पर डिबेट की। हमारा ये था कि हम वो लोन लेके 9% था, हम सोलर पे अब शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब जब बैंकों में जाके पता किया, कहते हैं जी वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया गया। इसलिए जो पॉलिसी होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए, जो टेक्सटाइल दोस्त पॉलिसियाँ हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको जारी रखना चाहिए, और इसी तरह ये सेक्टर जो है ना तमाम वो आगे चल सकते हैं। चल सकते हैं। मैं आतिफ साहब की तरफ बढ़ूँगा। आपका एक सिर्फ डाइज एंड केमिकल्स का, क्योंकि उनको एज अ सदर ले लिया, लेकिन डाइज एंड केमिकल्स की तरफ से उनका मौक़िफ़ ले लें। आतिफ साहब, एक बड़ा अहम रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की बात हुई, फारूक साहब से मैंने इसे इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करूँगा। अब बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां यहाँ से लेन देन बंद कर रही हैं पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं इतनी इंस्टेबिलिटी है कि हम काम ही नहीं करना चाहते। जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा हमारे पास, तो पहले कुछ है नहीं जो हम खुद बना के कर सकें। हमारी कॉटन इतनी फाइन नहीं है कि हम उसका ऑर्डर बना के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री यूज़ कर सकें। फिर कहाँ खड़े हैं? आपकी डजन केमिकल्स कितनी मुतासिर हुई, क्योंकि पीछे उसमें बहुत ज़्यादा हाइक आई, कि आप कीमतें कुछ कम हुई हैं जो होने के इम्कानात हैं डॉलर गिरने से? इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसका जो मेन रॉ मटेरियल है गैस और बिजली के बाद वो डाइज एंड केमिकल है। सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की बात ना करें, लोकल जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका भी बेसिक रॉ मटेरियल डाइज एंड केमिकल है। जैसे सब दोस्तों ने कहा कि 75 साल में कुछ नहीं हम कर सके, तो इस डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए भी हम 75 साल में कुछ नहीं कर सके। मैंने पूरा साल गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ का रोना रोया है कि हमें बेसिक जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल्स है, उसके प्लांट्स यहाँ पर लगाने चाहिए ताकि हम सस्ता डाइज एंड केमिकल यहाँ पर तैयार कर सकें। एक्सपोर्टर की हम बात करते हैं तो मेरा जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है
वो 80-20 पे खेल रहा है कि वो $1 की अगर चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसे 80 सेंट की उसके ऊपर इंपोर्टेड मटेरियल लगाने पड़ते हैं, जिसमें डाइज एंड केमिकल है, पैकिंग एंड पैकेजेस मटेरियल है, तमाम चीज़ों से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। जब तक बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, नेफ्था क्रैकर जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी उस वक्त तक हम मार्केट में इंडिया से, चाइना से कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, सस्ते डाइज एंड केमिकल नहीं बन सकते जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी। और गवर्नमेंट के कान पर कोई जूं नहीं रीक रही। 3000 फ्रेट वाला, $3000 फ्रेट वाला हमने डाइज एंड केमिकल 13,000 फ्रेट पे कंटेनर पे इंपोर्ट किया है। पेट्रोलियम केमिकल की प्राइसेस वो उस बड़ी थी जो अब नीचे आना शुरू हुई हैं। अभी तक डाइज एंड केमिकल में तकरीबन 300% तक इन्वेस्टमेंट अब चाहिए। एक कंटेनर जो 80 लाख का बनता था अब वो 2.25 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब आपको 200% एडिशनल आपको रनिंग कैपिटल भी चाहिए सिर्फ डाइज एंड केमिकल का काम करने के लिए। इस वक्त टेक्सटाइल को उतनी ही डिमांड है। आप देखें कि एक अगर क्वांटिटी पे हम बात करते हैं तो अगर एक मिल में 10 टन डाइज एंड केमिकल लगता था वो आज से 1 साल पहले 1 करोड़ का था, आज वो 3 करोड़ रुपए का उसे परचेज करना पड़ रहा है। और इसी तरह डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का काम करने वालों की तादाद भी कम होती जा रही है कि अब इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये मामला गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट कब नेफ्था क्रैकर का इनिशिएटिव लेगी और पाकिस्तान में कब मेन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने शुरू होंगे और हम डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री को सस्ता दे सकेंगे और हम अपनी एक्सपोर्ट में अपने खित्ते में कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अब सभी दोस्तों से इजाज़त चाहूँ क्योंकि एक बारी बारी अब सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि 12 लोग हमारे पास मौजूद हैं और 10 से 12 मिनट ही मौजूद हैं। मैं चाहूँगा एक एक मिनट सारे ले लें और अपना अब जो वाइंड अप पॉइंट है वो अगर हमारे पास सामने रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमरान महमूद शेख साहब से शुरू करेंगे। देखिए, मेरा व्यू यही है गवर्नमेंट से कि जैसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में हुई है, खाली एक्सपोर्ट में नहीं हुई, लोकल में भी बहुत ज़्यादा। लोकल भी लाइव रहना चाहिए, एक्सपोर्ट को भी लाइव लेना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को यही चाहिए कि इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो प्राइस या उसकी बिजली की और गैस की ये इक्वल लेवल होनी चाहिए, गैस की प्राइस। और ये होनी चाहिए, अभी 3 महीने का गवर्नमेंट कह रही है कि हम नोटिफिकेशन करेंगे, ये 1 ईयर का होना चाहिए, फिर ही हम वर्किंग कर सकेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल होगी। वरना एक्सपोर्ट मैं आगे भी कह रहा हूँ, बार बार गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि डिक्लाइन की तरफ चले। डिक्लाइन की जाएगी। फारूक यूसुफ साहब। बिलाल, मेरे ख्याल से तो तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक जगह पे बैठें और जो बिज़नेस पॉलिसी बने वो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की ना हो, गवर्नमेंट आए या जाए वो सस्टेन करनी चाहिए और वो स्टेक होल्डर उसमें साथ होने चाहिए। और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बनाना होगी, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना होगा ताजरों पे, ताकि वो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन कर सके। वगरना खुदा ना खास्ता इस वक्त हम जिस स्टेज पे हैं वो इस तरह लग रहा है कि शायद कभी भी ऐसा ना हो कि मुल्क के साथ साथ हम सब जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। मैं रिजवान साहब की तरफ चलूँगा। आपको मुझे पता बहुत कुछ है लेकिन जरा कंक्लूड कर दें 1 मिनट के अंदर। अच्छा, पहले तो ये है कि डायमंड जुबली है, तजदीद अहद हमें करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल हार्मनी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। देखें, पार्टीज अच्छी बुरी नहीं होती, लीडर अच्छा बुरा हो सकता है, पार्टीज हमेशा अच्छी होती। तो एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और उसमें एक हार्मनी डेवलप होना चाहिए ताकि मुल्क के लिए आगे बढ़ा जाए। सेकेंडली, मैं समझता हूँ कि सर्कुलर डेट बहुत हाई रहता है हमारे यहाँ। सबसे पहले एक एनर्जी एक्ट आना चाहिए, पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, ताकि हमें आने वाले वक्त में फोर्स ही करना है कि सस्ती बिजली और सस्ती एनर्जी हमने कैसे ऐड ऑन करनी, उस पर एक एक्ट पास होना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते, हम नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से हमें इज्तनाब करना चाहिए। हमें मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां प्रोडक्टिविटी आए और मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा हो। और ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है, फ़र्ज़ है कि हम बड़े बड़े एसेट्स ऐसे फेंक दें, ज़मीनें इकट्ठी करनी शुरू कर दें
और इस तरह के काम करने शुरू कर दें जो कि बिल्कुल मुल्क की इकॉनमी को कोई फ़ायदा ना हो, और हमारे ऊपर ये बाइंडिंग होनी चाहिए कि हम नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल इज्तनाब करें। इस तरह आतिफ मुनीर साहब। मेरे ख्याल से इस वक्त बिलाल, मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को और तमाम मिनिस्ट्रीज़ को एक पेज पर बैठने की ज़रूरत है और मुश्तरका तौर पर हमें एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिसको आने वाली गवर्नमेंट भी 10-20 साल उसे फॉलो करें। वो एक जामे डॉक्यूमेंट्स होगा जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर तरीके से चला सकेंगे, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर के साइन मौजूद होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद होगी, और एक वो कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो बनना चाहिए, जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इकॉनमी की। पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज़ हम भी कुछ नहीं है। आरिफ खान मलिक साहब। जी, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन 60% के लगभग हम बिजली उस चीज़ से पैदा कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी एनर्जी है, और पूरी दुनिया में इस चीज़ को डिस्कार्ड किया गया है कि आप एनर्जी के एक सोर्स को एनर्जी पैदा करने के लिए लगा दें। लाइक फ्यूल इटसेल्फ एनर्जी है, गैस इटसेल्फ एनर्जी है, आप उसको बिजली पैदा करने के लिए लगा रहे हैं। हमारा इन्हिसार हाइडल पे बढ़ना चाहिए, हमारा इन्हिसार कोल पे बढ़ना चाहिए। और इसी ज़िम्मन में ये मैं बात करूँगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें आई शैल टेक दी अपॉर्चुनिटी के रिजवान रशीद साहब मौजूद हैं। इस इंडस्ट्री को जो हमने अभी तक खुली छूट दी हुई है, कैप्टिव पावर को ये यूज़ करें और ये बिजली बनाएं, ये ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में 10% के हिसाब से गैस पर एनम डिप्लीट हो रही है, तो इस सिस्टम में 9-10 साल में हम फारिग हो जाएंगे। तो इस टाइम में कैप्टिव के लिए आप उनको गैस दें कि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लें, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। वो कोल से करें, वो कोई और सोर्स करें, लेकिन पाकिस्तान का कीमती एक मिनरल है वो इस तरह ज़ाया ना होने दें। मियां साहब। जी, मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, और उसके बाद मेरी अपील होगी तमाम इम्पोर्टर से ख़ास तौर पे कि जो इंपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे ट्रेडर हैं, उनको अपने आप को कन्वर्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे, और गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ देनी है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे लगा सकें और अपने रॉ मटेरियल जो है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें, ताकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है मुल्क का इंपोर्ट की वजह से उसको कम कर सकें। हाजी गुलजार साहब। मैं किसान को जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए खाद पे, बिजली पे। अगर किसान पिसेगा तो हम सब पिसेंगे, अगर वो पिसेगा तो महंगाई की ऐसी लहर आएगी जो हमारे काबू से बाहर हो जाएगी। और दूसरी हमारे जो एग्रीकल्चर के इदारे हैं उनको चाहिए कि सीड कंपनी को लाइनें डेवलप करके दें ताकि इंपोर्ट का बिल कम से कम हो सके। कैसे शमत गुशा साहब। बिलाल भाई, मैं आतिफ मुनीर साहब की बात को सेकंड करता हूँ। अभी इन्होंने कहा था कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको जैसे वो आपस में सियासत में वो मसाकिया जमहूरियत करते हैं, इसी तरह एक चार्टर ऑफ इकॉनमी उसको डिज़ाइन करना चाहिए। आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले हमारे हालात बहुत अच्छे चल रहे थे, हमारी इकॉनमी अच्छी चल रही थी। जब से ये आपस में झगड़ा शुरू हुआ है सियासत का, हमारे सारे मामला कारोबारी इंडस्ट्री ख़राब हो गए हैं। और मेरी सियासतदानों से गुजारिश है कि खुदा के लिए पाकिस्तान है तो हम हैं, तो सारे इकट्ठे बैठ के तो ये आपस में इसको जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी इसको डिज़ाइन करें। असलम भली साहब। मैं ताजरों को, खुसूसन ट्रेडर्स को ये पैगाम दूंगा कि अपने हिस्से का टैक्स ज़रूर दें। इस मुल्क को अगर चलाना है तो भले फिक्स टैक्स की शक्ल में हो, भले किसी शक्ल में हो, टैक्स जो है ना वो ज़रूर देना चाहिए। ये मुल्क तभी चलेगा। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो ताजरों को ऑन बोर्ड लें और तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चले, उनकी रिजर्वेशन सुने और उसको दूर करें। राना अब्दुल गफूर साहब। कि बदकिस्मती से इस मुल्क में पिछले 11 साल से कोई नए टैक्स पेयर के लिए सर्वे नहीं किया गया। मेरे ख्याल में लोगों में टैक्स कल्चर पैदा करने चाहिए, उनके दिल से टैक्स का खौफ जो है, FBR का खौफ निकालना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में सोलर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को इंतहाई कम रेट पे लोन लोगों को देने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए देने चाहिए, ताकि इंडस्ट्री और घर जो हैं वो सोलर पे शिफ्ट हो सकें और ये क्राइसिस ख़त्म हो सके। बूटे शाह साहब। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वक्त एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छी होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंपोर्ट कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपोर्ट का इस वक्त जो है वो टेक्सटाइल पे सारा दारोमदार है, तो टेक्सटाइल को इन्हों को रियायत देनी पड़ेगी और देंगे तो ये चलेगा, अगर नहीं देंगे तो फिर वो काम चलेगा नहीं। फिर मुश्किल है। मियां तनवीर साहब जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी और गवर्नमेंट को भी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सही तरीके से अरेंज करना चाहिए। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ सही तरीके से अरेंज कर लेंगे कि हमें कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, या कौन सा काम हमारे लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम ज़रूरी है, अगर हमारी प्रायोरिटीज़ सही अरेंज हो जाएँ तो मेरा ख्याल है हमारे 70 to 80% जो मसाइल हैं वो खुद ही हल होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो उससे जो हमारा वो मसला है वो हल नहीं होगा। जब तक हमारी प्रायोरिटीज़ सही अरेंज नहीं होंगी हम कामयाब नहीं हो सकते, ना हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और ना हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ वो बेहतरी जा सकते हैं। मैं तमाम 12 के 12 दोस्त साहिबान जितने भी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि प्रोग्राम के अंदर गाहे बगाए तमाम सेक्टर्स के लोगों ने अपना मौक़िफ़ जो वक्त पे आके पेश किया। लेकिन इख्तिताम के ऊपर इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, सबका मौक़िफ़ एक था, टैक्स देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन मसला सिर्फ एक है कि हुकूमत एक लाहे अमल तरतीब दे ले। ये ना हो कि वफाक में PDM कुछ करे, यहाँ PTI इत्तेहाद कुछ करे, उनकी आपस की लड़ाई के ऊपर कोई तालिबान को आने की दावत दे रहा है तो कोई कह रहा है कि यहाँ तालिबान ये लेके आ रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर गद्दार, दहशतगर्द ऐसे इल्ज़ाम लगाने के बजाय इस बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड बैठा लिया जाए। जो लोग इस मुल्क के साथ संजीदा, वो कह रहे हैं एक चार्टर ऑफ डिमांड, जैसे आप लोग सियासतदान मिल जाते हैं वैसे कारोबारी अफराद को मिल बैठने का मौका दें। वो एक चार्टर ऑफ जो मईशत के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी है वो बनाएं, वो तरतीब दें, उसके ऊपर चलने के लिए हमें इजाज़त दें। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े दिमाग बाहर से मुल्क के अंदर लेके आते हैं, उनको वजारतें देते हैं। मेरे ख्याल इन लोगों में से भी अगर स्टेक होल्डर्स के तौर पर लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है और पाकिस्तान की मुश्किलात कम भी हो सकती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।